रीवा में हमने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की, तो हमने 30 बॉक्सेस से शुरुआत की थी। अच्छा, आज के डेट में हमारे पास खुद के 1500 बॉक्स मधुमक्खी पालन के हैं जी, जो हम पूरे इंडिया से लेके कश्मीर तक इत्यादि माइग्रेशन में हमारी मक्खियाँ निरंतर बनी रहती हैं। अब मधुमक्खी पालन से जो फ़ायदे होते हैं वो 8 तरह के फ़ायदे होते हैं। इसमें पॉइजन होता है, तो ये और रॉयल जेली, ये 2 ऐसे उत्पाद हैं हमारे मधुमक्खी पालन से प्राप्त होते हैं जिनकी कीमत जो है अविश्वसनीय है। तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए केजी। अक्सर जब लोग खेती की बात करते हैं तो उनके दिमाग में वही धान, चना, गेहूँ, यही सब चीज़ें आती हैं। लेकिन आज हम जिस किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो इन सब की लीक से हट के है। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभय। हम आए हुए हैं रीवा जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के पिपरी गांव में, और यहां हम मिलने जा रहे हैं अरुण कुमार द्विवेदी जी से, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। दरअसल ये मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर मधुमक्खी पालन का काम कैसे किया जाता है, कैसे इसके मतलब तरीके होते हैं, जो कि एक नई चीज़ है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये सब कैसे करते हैं। तो आइए मिलते हैं अरुण कुमार जी से। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए कि आपने मधुमक्खी पालन का जो काम शुरू किया है, ये लगभग मुझे तो लगता है रीवा में शायद आप पहले हैं। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि आप पहले हैं ऐसे? जी हाँ, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम अरुण प्रसाद द्विवेदी है। हमारा ग्राम पिपरी है जी। अपने विंध्य क्षेत्र का शुरुआत से लेके आज तक अभी हम इकलौते हैं मधुमक्खी पालन में, और अच्छे ढंग से विस्तार से हम तो कर ही रहे हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हमारे और भी किसान भाई इससे जुड़ें और इसका सचमुच लाभ लें और अपने स्वास्थ्य को भी बरकरार रखें। आपने मतलब इसकी शुरुआत कब की थी? कितने साल हो गए आपको मधुमक्खी पालन का काम करते? ये हम लगभग 2013-14 में नेशनल बी बोर्ड मंत्रालय नई दिल्ली से ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, और ट्रेनिंग करने के बाद भी उसमें हम बहुत मैच्योर नहीं हो पाए थे। तो एक एनजीओ हमारे यूपी के थे, कुमार ग्रामीण नाम के जी। तो उस एनजीओ में आए तो 1 माह का ट्रेनिंग मैंने वहाँ लिया। उससे भी हम पूरा क्लियर नहीं हुए, तो हम बी कीपर के पास 3 माह थे बिहार में, जिससे हम अच्छा मैच्योर हो चुके हैं। और उसी समय से आकर के हम 2017 से निरंतर ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम किसानों के लिए तत्पर हैं जी। तो जिसमें हम मध्य प्रदेश को तो दे ही रहे हैं ट्रेनिंग, और छत्तीसगढ़ तक मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है सेमिनार के माध्यम से। और आज भी हम आरसीटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सगरा बक्सेरा मोडरीवा डिस्ट्रिक्ट का है जी, वहाँ भी किसानों को उसके माध्यम से ट्रेनिंग दिए हैं। और जो हमारे एफपीओ में जुड़े हुए किसान हैं उनका भी समय समय में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और इसका हम बढ़ोतरी भी बहुत कुछ किए हैं जी। आज के डेट में समझिए कि हमारे पास खुद के 1500 बॉक्स मधुमक्खी पालन के हैं जी, जो हम पूरे इंडिया पे झारखंड, बिहार से लेके आपका सहारनपुर से लेके कश्मीर तक, चित्रकूट तक, इधर भिंड मुरैना इत्यादि माइग्रेशन में हमारी मक्खियाँ निरंतर बनी रहती हैं। अच्छा, आपका विचार कैसे आया कि मतलब जैसे अपने यहाँ क्या है, पारंपरिक खेतियाँ जैसे होती, गेहूँ है, चना, धान, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और लोग ज़्यादातर हम जिनसे मिले, कुछ लोग ऐसे हैं पशुपालन का काम करते हैं या फिर कुछ अलग खेती। लेकिन मधुमक्खी पालन का काम शायद आपने भी बताया कि हम विंध्य क्षेत्र में पहले हैं। तो मतलब ये विचार कैसे आया कि आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत की आपने? इसमें बंधु क्या है कि इसके पहले मैं महिंद्रा में था, 14 साल महिंद्रा में वर्क किया जी। महिंद्रा के बाद छोड़ करके हमने ये शोध किया कि मतलब जनहित का कार्य कैसे हो। जैसे थोड़ी देर के लिए आम व्यक्ति जो होता है वो एक केवल शहद के लिए एक छोटा कीट मक्खी को समझता है, लेकिन इसका गुणवत्ता पूरा अगर जान लेगा तो मधुमक्खी हर कोई पालने का विचार करेगा। क्योंकि मधुमक्खी पे वो रहस्य है कि अगर कुछ दिन के लिए मधुमक्खी हमारे देश से विलुप्त हो जाएं तो हमको फल, अन्न और सब्जियां ये 70% मिलना कठिन हो जाएगा। क्योंकि मुख्य चीज़ है
जो कृषि का बढ़ोतरी करने के, प्रोडक्शन बढ़ाने के कार्य में मधुमक्खी का अहम रोल है। अगर ये प्रोडक्शन न करे, पर परागण की क्रिया न करे, तो उसमें फल नहीं बैठ सकते। मुख्य चीज़ ये ग्रोथ बढ़ाने का है। शहद हो गया, मोम हो गया, रॉयल जेली हो गया, ये तो हमारा खुद का व्यवसाय है। तो मतलब जब आपने शुरुआत की थी जी, तो कितने मतलब बॉक्स थे आपके पास? हमने 30 बाग से शुरुआत किया 2017 में, और आज के डेट में हमारे पास 1500 बाक्स हैं, जिसमें हम केवल अपना फिक्सुअल किए हैं 1500 बाक्स। उसका अगर सृजन देखा जाए तो 6 से 7 हज़ार बाक्स तैयार हो चुके। हमारे 30 बाग से 1500, और 1500 से आज 6 से 7 हज़ार बाक्स हमारे पूरे टीम में चलते हैं, एक लाबी में रहते हैं। तो ये एक जगह तो रहते नहीं होंगे आप, जैसे यहाँ रीवा में हैं, हाँ, फिर ये कभी इस जगह दूसरी जगह जाएंगे? हाँ, माइग्रेशन करना इनको कंपलसरी होता है। मधुमक्खी कभी अस्थाई 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा अस्थाई जगह में रह नहीं सकती, क्योंकि इसमें विकास नहीं करती। अच्छा। तो उनको हटाना भी ज़रूरी। दूसरी बात, मेन मैच्योर होता है फूल से। तो फूल से मतलब होता है, तो फूल कोई ऐसा होता नहीं कि अस्थाई रहे। तो जैसे फूल एक ख़त्म होने वाला होता है, तो शुरुआती हुए फूल में हम ले जाके इसको माइग्रेशन कर देते हैं। आपने जैसे बताया मधुमक्खी पालन जी, अब ये जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना यानी बड़ा रिस्की है। जी, जी। और आप वही काम कर रहे हैं, तो ये रिस्क नहीं लगता कि मतलब काट देगी? क्या व्यवस्थाएं आपने उसके लिए? तो कुछ तरीके इसके भी होंगे। लिए बंधु क्या है कि सबसे अहम होती है ट्रेनिंग। जो हम ट्रेनिंग देते हैं तो इसी सुधार के लिए देते हैं। काटने को तो कोई भी जानवर अपना परेशान होकर काटेगा। ट्रेनिंग का मतलब है कि जो हमारा ट्रेनिंग की नियमावली है उसके आधार में अगर किया जाए तो परेशान नहीं होंगी। अब परेशान नहीं होगी तो काटेंगे नहीं। हर कोई आदमी कोई परेशान, किसी से परेशान करके तो झगड़ा करता है। अगर किसी को कोई परेशान ना करे तो क्या झगड़ा हो सकता है? होगा। बस वही हमारे मधुमक्खी में भी है। तो मतलब ये उनका डायरेक्ट काटना स्वभाव नहीं होता, उनको कोई ना कोई परिस्थिति कटवाती है उनसे। तो इसके लिए मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि कैसे करें तो काटेंगे उनका नहीं। रेख देख क्या है, उनका रेख देख में मतलब उनको क्या मतलब अभाव है, किस सीजन में हमको कैसे मोल्ड करना है, क्या चीज़ हमको उनको सुविधा देना है, कब खान पान की सुविधा क्या है, साफ़ सफाई बॉक्स की सुविधा क्या है, कितने नियरेस्ट में उनका मतलब पुष्प रस मिल सकता है, परागकण मिल सकता है। अगर परागकण बराबर मिल रहा है तो उनका ग्रोथ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ते क्रम में रहेगा। और अधिक जानकारी जो भी आपको और चाहिए तो हमारे कंपनी के CEO आदर्श द्विवेदी हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। आदर्श जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृष्णाची में। आप हमारे दर्शकों से जुड़े हैं, आप बताएंगे कि मतलब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतलब जो भी मधुमक्खी पालन से जुड़ी आगे की प्रोसेस हैं, आप कैसे उत्पादन होता है, कैसे आप उसकी फार्मिंग करते हैं, कैसे शहद का उत्पादन करते हैं, फिर बिक्री कैसी होती है, ये सब काम आप जानते हैं बेहतर ढंग से, तो आप हमको बताएंगे। जी जी। आप थोड़ा सा अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आपने क्या कैसे किया। सबसे पहले शब्दसाची बिंग के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आदर्श द्विवेदी है और आपके हमारे विंध्या विकेट संस्था में आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मतलब स्थान का चयन कैसे होता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए एक विशेष जगह का होना भी तो ज़रूरी होता है। जरूरी है, बिल्कुल। तो ये कैसे चयन किया आपने कि मतलब ये जगह कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमको थोड़ा बताएं ज़रा। जरूर। देखिए, मधुमक्खी पालन की जो शुरुआत होती है उसकी नींव हम ज़मीनी स्तर पर उसके रखरखाव से ही शुरुआत करते हैं। तो रखरखाव के लिए सबसे पहले ध्यान देना होता है किसान भाइयों कि मधुमक्खी पालन जो है तो उसके लिए एक साफ़ सुथरी जगह होना अनिवार्य है, समतल जगह होनी चाहिए, पेड़ों की छाएदार जगह भी उचित मानी जाती है, और वहाँ पे कोई गंदगी या नाली, ऐसा गंदा पानी ऐसा एकत्रित ना हो ताकि मधुमक्खियों को कोई अन्य बीमारियाँ भी लग सकें। पूरे साल में जी जो मतलब अब देखिए मधुमक्खी पालन का सबसे बड़ा जो कारण ही है तो शहद। जी। पूरे साल में ऐसा कौन सा महीना होता है जब मतलब सबसे ज़्यादा शहद निकाल लेते हो आप मधुमक्खी से? देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए किसान भाइयों सबसे पहली जो हमारा मासिक चक्र है, मासिक चक्र के अनुसार अगर देखा जाए तो शहद उत्पादन का जो समय है वो हमारा अक्टूबर से लेके अप्रैल तक हमारा सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन होता है, माना जाता है मधुमक्खी पालन में। और इसके बाद
जून से लेकर जुलाई और अगस्त तक का जो माह होता है मधुमक्खी पालन में, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल मंथ माना जाता है, सबसे ज़्यादा बीमारियों का माह माना जाता है। इस माह में हम मधुमक्खियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। अब चूँकि जब से आपने बताया अक्टूबर से अप्रैल तक, इस बीच तेज़ गर्मी और तेज़ ठंडी भी होती है। अब मान लीजिए गर्मी तो लगभग ज़्यादा नहीं होती, पर ठंडी तेज़ी होती है, कोहरे का भी सीज़न हो जाता है। उस समय कैसे रख रखाव बचाव कैसे करते हैं इनका? देखिए, मधुमक्खी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपना टेम्परेचर खुद बनाने का एक कार्य है, और वो खुद ही अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करती हैं मधुमक्खियाँ। वो -6 डिग्री तक भी अपना टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेती हैं, और अधिकतम जो टेम्परेचर है उनका वो 45 डिग्री तक भी वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं। आपसे दूसरा सवाल ये है कि मतलब जैसे एक डिब्बे में औसतन कितनी लागत लगती होगी, मतलब रस निकाल उससे शहद निकालने के लिए लागत आपकी कितनी लगती होगी एक डिब्बे में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है मधुमक्खी पालन में कि जैसे हमने मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें लकड़ी के बॉक्स की आवश्यकता होती है। उसके साथ फ्रेम, मोम सीट और कई अन्य जो टूल्स होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। और मधुमक्खियाँ जैसे उनमें कॉलोनियाँ होती हैं, तो जितनी ज़्यादा कॉलोनी होंगी उतनी हमारी लागत बढ़ेगी, कम कॉलोनियाँ होंगी तो कम लागत होगी। अब जैसे समझिए कि एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी की लागत 500 रुपये एक कॉलोनी की है, और 10 कॉलोनी का एक हमारा बॉक्स होता है। तो जितने हम उसमें कॉलोनी अपने रखते हैं बॉक्स के अंदर, उतना ही हमारा कीमत बढ़ता है। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 5200 से 5500 रुपये एक बॉक्स की कीमत आता है। अच्छा जी, एक बॉक्स का। तो उसमें कितने किलो मतलब शहद निकल सकती है फिर उसमें शहद का उत्पादन हमारा जो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी है, इसमें हमारा साल भर का जो औसत निकाला जाता है, ये आपका 80 केजी से लेकर 1 कुंटल तक शहद का उत्पादन लिया जा सकता है एक बॉक्स से। जी। 80 किलो तक, 80 केजी तक। अच्छा, इसकी जो प्रोसेस होती है मधुमक्खी पालन के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी नई है जी, मैंने भी कभी नहीं देखी जी। आप इसकी प्रोसेस के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। कैसे मधुमक्खियाँ आती हैं, कैसे बॉक्स तैयार होता है, फिर कैसे आप शहद निकालते हैं, कैसे उसके मतलब जो भी तरीके हैं इसके शुरुआत से अंत तक ले, थोड़ा इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए ज़रा। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मधुमक्खी पालन की जब हम शुरुआत करते हैं, तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि स्थान का चयन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, हमारा मधुमक्खी किस सीज़न पे हम शुरुआत करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो पहले प्रशिक्षण नहीं लेते हैं और वो मधुमक्खी पालन करने की शुरुआत चाह रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है प्रशिक्षण। अगर किसान भाई प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, उनको सही जानकारी अगर नहीं दिया जाता है या उन्हें नहीं मिलती है, तो उस समय उस कंडीशन में क्या होता है कि मधुमक्खी पालक जो होता है मधुमक्खियों को सही समय पर नहीं संभाल पाता है, जिससे बहुत बड़ी हानि होती है ना। और साथ में मधुमक्खी पालन जैसे हमने शुरू किया तो स्थान का चयन किया, मधुमक्खी बॉक्स हमने तैयार कराए, और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त उसमें टूल्स लगते हैं उन टूल्स को भी हमने संभाला। और इसके साथ मधुमक्खी हमने रखे। अब जैसे एक मधुमक्खी पालक है तो वो 5 बॉक्स से शुरुआत कर सकता है, कम से कम 5 बॉक्स से शुरुआत करें। अब मधुमक्खी पालन से जो फ़ायदे होते हैं वो 8 तरह के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो होता है मधुमक्खियों से शहद का। दूसरा फ़ायदा होता है मधुमक्खियों से पराग का, जिसे हम बी पोलन कहते हैं। तीसरा हमारा बी वैक्स, जिसे हम मोम, प्राकृतिक मोम कहते हैं। और चौथा प्रोडक्ट हमारा होता है बी प्रोपोलिस। पांचवा प्रोडक्ट हमारा होता है बी वेनम, और छठा प्रोडक्ट होता है हमारा रॉयल जेली। तो ये हमारे जो 6 हैं, ये हमारे 6 प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मधुमक्खी पालन से मिलते हैं। और जो हनी हमारा है वो मधुमक्खियों से प्राइमरी उत्पाद हम कह सकते हैं, जो शहद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ मधुमक्खियों से एक और लाभ होता है जो इनडायरेक्ट लाभ में हम उसे गिनती करते हैं, अप्रत्यक्ष लाभ के रूप में। उसमें मधुमक्खी हमें दिखाई नहीं देता है,
लेकिन मधुमक्खियों द्वारा हमारे फसलों का जो पॉलिनेशन होता है, जिसके कारण परपरागण होता है और हमारे कृषि का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में 25 से 30% का बढ़ोतरी होता है, और हार्टिकल्चर की बात करें वहाँ तो 60 से 80% का बढ़ोतरी होता है। और अगर कद्दू वर्गीय जैसे सब्जियों में, साग सब्जियों की बात करें तो वहाँ पर 200% तक का भी वृद्धि होता है हमारे मधुमक्खी पालन से। आपने जैसे बताया कि आप 8-7 प्रकार के आपके फ़ायदे होते हैं, तो शहद के अलावा आप मतलब ये चीज़ों के भी फ़ायदे उठाते हैं आप, मतलब कि जो आपने बताया मोम का और बहुत सारी चीज़ें जो भी, इनकी भी आप वो करते हैं कि मतलब शहद तो जैसे आपने निकाल ली जी, तो मोम का भी काम आप करते हैं? जी। तो हम जैसे मधुमक्खी पालन के साथ साथ जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी हम स्टॉक करते हैं, उन्हें भी हम सेल करते हैं, और उनकी भी बहुत बड़ी फार्मा कंपनी जैसे कंपनियों में उनकी बहुत ज़्यादा मांगे होती हैं। शहद तो एक बताया मैंने आपको पहले ही कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट माना जाता है। इसके साथ जो अदर हमारे बाई प्रोडक्ट्स जो तैयार हो रहे हैं मधुमक्खी पालन से, वो उनकी जो प्राइस है प्रोडक्ट वाइज वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर हनी को छोड़ के अगर हम बी पोलन की बात करें तो बी पोलन की जो आज प्राइस चल रही है 3000 रुपये kg चल रही है। अच्छा जी, तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट तो हमारा हनी हुआ ना। हनी हुआ जी। फिर इसके बाद बैक्स जो मोम है, नेचुरल मोम का जो कीमत है वो 1500 से 2000 रुपये kg जाता है। और इसके बाद हमारा प्रोपोलिस हमारा 4 से 5000 रुपये kg जाता है। इसके बाद जो 2 प्रोडक्ट हैं हमारे, रॉयल जेली और बी वैनम, यानी बी वैनम मीन्स होता है बॉन्ड डंक जिसे हम कहते हैं, इसमें पॉइजन होता है। तो ये और रॉयल जेली, ये 2 ऐसे उत्पाद हैं हमारे मधुमक्खी पालन से प्राप्त होते हैं जिनकी कीमत जो है अविश्वसनीय है। जैसे कि इनकी कीमत अगर देखी जाए तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए kg। अच्छा जी। तो शहद का क्या रेट है? शहद का रेट जैसे देखिए फ्लेवर वाइज होता है। शहद कई प्रकार की होती है। मधुमक्खी पालन में हम एक ही प्रकार की शहद नहीं प्राप्त करते हैं, हम कई वैरायटी में प्राप्त करते हैं। कैसे? हमने तो एक ही सुना है शहद बस। जी, वो कैसे, थोड़ा समझाएं इसको। जी जरूर बताऊंगा। शहद देखिए क्या है, मधुमक्खी पालन में हम जैसे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में अलग अलग महीनों में अलग अलग स्थानों में अलग अलग फसलें ली जाती हैं। ठीक है। अब उन फसलों के आधार पे जिस जगह पे हम जो अपना माइग्रेशन करते हैं, मधुमक्खियों को स्थानांतरित करते हैं, और स्थानांतरित करने के साथ साथ उस सीज़न में किस सीज़न में किस किस्म की फसल हमें मिल रही है और किस प्रकार का फूल हमें मिल रहा है, फ्लावर के आधार पे जो शहद का हमारा उत्पादन होता है वही उस फ्लेवर की शहद कहलाती है। अच्छा, तो सबका रेट अलग अलग रहता है? जी, सबका रेट अलग होता है, सबकी क्वालिटी अलग होती है, सबकी कलर अलग है, सबके टेस्ट अलग हैं। और शहद में जो फैट न्यूट्रिशन हमें होने चाहिए वो सभी शहद में बराबर मात्रा में होती है। तो सबसे अच्छी शहद कौन सी वाली होती होगी? देखिए शहद तो सभी अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन शहद मैं ये कहूँगा कि जैसे अनप्रोसेस्ड हनी है तो और एक प्रोसेस हनी है। हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, हम प्रोसेस शहद देते हैं। तो कहा जाता है कि रॉ हनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रोसेस हनी भी अच्छी होती है, बशर्ते अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हम उसे प्रोसेस नहीं करते हैं, उसके बैक्टीरिया अगर नहीं मरते हैं शहद की, तो वहाँ पर हम प्रोसेस शहद का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रोसेस शहद का मतलब होता है कि फिल्ट्रेशन, तो हैवी फिल्ट्रेशन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो जाती है। और इससे हमें उस हिसाब से करना चाहिए कि 45 या 50 डिग्री तक टेम्परेचर में हमें प्रोसेसिंग करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और रॉ हनी तो ऑब्वियसली है कि उसमें सबसे अच्छी शहद मानी ही जाती है। तो जो अपने यहाँ जो प्रोसेस शहद आपने बताई और रॉ है, तो ये सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी होती है? रॉ की होती है कि जो प्रोसेस की हुई होती है? देखिए जो लाइफ होती है वो प्रोसेस हनी की होती है। अच्छा। क्योंकि जो उसमें मॉइस्चर होता है, शहद में मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को हम रिड्यूस करते हैं अपने मॉइस्चर रिड्यूसर से, जो मशीन में हमारे लगा हुआ है। तो रिड्यूस जब करते हैं तो जैसे जब हम शहद निकालते हैं शुरुआत में, तो वहाँ पे 40 से 45% तक मॉइस्चर रहता है शहद में। और जब हम उसको रिड्यूस करते हैं तो उसको हमने 18 से 20% तक का मॉइस्चर ले आते हैं घटाकर।
इस हिसाब से शहद का जो लाइफ है तो वो बढ़ जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक आपने डायरेक्ट छत्ते से निकाली है जी। उससे ज़्यादा इसकी लाइफ रहती है, प्रोसेस जो की लाइफ प्रोसेस होती वाली है, रहती है। जरूर। क्या मतलब इनकी मतलब कितनी लाइफ कहते हैं? हमने भी सुना है कि शहद सालों सालों तक चलती है, लोग 100 साल 50 साल तक यूज़ करते रहते हैं। जी जी, केवल यही कारण है कि जब हम उसका मॉइस्चर को निकाल देते हैं तो निकालने के उपरांत जो शहद हमारा होता है वो सिर्फ शहद रहता है, उसमें मॉइस्चर नमी नहीं रहती है, जिसके कारण हमारी शहद फर्मेंट नहीं होती है और शहद लंबे समय तक टिकता है। हाँ, ये विशेष कर ध्यान देने योग्य बात है कि हमें शहद को कांच के बर्तन पे ही या जो वर्नी आती है चीनी मिट्टी की, हाँ हाँ। उस वस्तु में हमें रखना चाहिए या 304 ग्रेड की हैवी जो स्टेनलेस स्टील होती है, इस तरह की हैवी स्टील पे हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जब आपने शुरुआत की थी जी तो खर्चा तो देखिए, क्योंकि मधुमक्खी पालन में खर्चा तो अच्छा खासा आता है। जी जी, कितना खर्चा आया था आपके? बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जब हमने 2016 में अपने रीवा में हमने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की तो हमने 30 बॉक्सेस से शुरुआत की थी। अच्छा। और 30 बॉक्सेस से जब हमने शुरुआत की थी तो उसमें पहले साल हमारे मधुमक्खियों में बड़ी क्राइसिस हुई, हमारी मधुमक्खियाँ बहुत सारी लॉस हुई और 30 बॉक्सेस से घटकर हमारे पास 10 बॉक्स बचे। ऐसा क्यों हो गया, मतलब कितने कम क्यों हो गए? ये गर्मी में उनको हम सही टेम्परेचर नहीं दे पाए, सही बॉक्स हमारे जो है तो इस तरह से मतलब मधुमक्खियाँ जो है तो डिस्टर्ब हो गई और हम उनको संभाल नहीं पाए। चली गई फिर वो मधुमक्खियाँ हाँ उड़ गई, निकल गई, कुछ मर गई, है ना, तो नहीं संभाल पाए। फिर इसके बाद हमने दूसरे साल फिर हम उन 10 बॉक्सों से जो मधुमक्खियाँ थी हमारे पास, उन मधुमक्खियों से हमने डेवलप किया क्योंकि हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था और अगले साल हमने उसी एक्सपीरियंस का हमने और ज़्यादा इस्तेमाल करके और मधुमक्खियों को बढ़ाया। फिर आपने कितने बढ़ाए, फिर बॉक्स कितने बढ़े आपके? हमारे दूसरे साल 50 बॉक्स हो गए। ऐसे करते करते आज आपके और पास टोटल 1500 बॉक्स हैं आज हमारे पास। अच्छा, अभी तक मतलब जैसे आपने बताया आपके बॉक्स मतलब एक जगह तो रहते नहीं होंगे, आज यहाँ हैं, जी। कल दूसरी जगह जाएंगे, फिर इसके बाद किसी तीसरी जगह जाएंगे। इस समय कहाँ बॉक्स? इस समय हमारे बॉक्स तो बिहार में हैं। अच्छा। और कुछ बॉक्स हमारे झारखंड में हैं और कुछ बॉक्स हमारे आजमगढ़ के पास हैं, उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खियाँ यानी वहाँ डायरेक्ट रहती हैं कि बॉक्स में से जाती हैं या फिर पूरा प्रोसेस फिर उसी तरीके से करना पड़ता है वहाँ ले जाके? मधुमक्खियों को ले जाने का जो कार्य है वो ट्रांसपोर्ट के तरीके से होता है। अच्छा, बॉक्स में ही? बॉक्स के अंदर ही मधुमक्खियाँ रहती हैं। अच्छा। और बॉक्स को हम लॉक करते हैं, उनका जो गेट होता है उन्हें लॉक करके और माइग्रेशन जाली लगा कर और उन्हें बंद करके बढ़िया से पैक करके और बॉक्सों को एक छोटी गाड़ी या ट्रक में हम उसको लोड करते हैं। लोड करने के उपरांत उन्हें रातों रात, इसमें दिन में हम इन्हें ट्रांसपोर्ट पे नहीं ले जा सकते। अच्छा। क्योंकि जब सुबह होगा तो सुबह मधुमक्खियाँ अपने स्थान से मतलब बाहर निकलने का प्रयास करेंगी और उस समय मधुमक्खियों को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें रात में उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरे जगह, और ध्यान देना होता है कि ज़्यादा नहीं 150 से 200 किलोमीटर का रेंज ही हो। अच्छा। तभी हम कवर कर पाएँ, मतलब ताकि रात भर में वो वहाँ रात भर में उस जगह पे पहुँच सकें मधुमक्खियाँ। जो आपने बताया कि मतलब पूरा खर्चा आपका 70 लाख के आसपास हुआ, लगभग खर्च लगाया आपने, तो इसमें जो यूनिट लगती है जी, वो अलग से रहता है उसका खर्च की मतलब इसी में रहता है सब कुछ प्रोसेस में? देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने मधुमक्खी पालन का शुरुआत तो किया, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो अन्य किसान भाई हैं जिनके पास भी मधुमक्खी के बॉक्सेस हैं, वो मधुमक्खी पालन काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या मैंने ये देखा उनकी कि उनके पास हनी तो है पर वो प्रोसेस नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास मशीन नहीं है और उनको प्रोसेस यदि कराना है तो उनको काफ़ी दूसरे राज्यों तक जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर का सफ़र करना पड़ेगा, फिर वहाँ से प्रोसेस करा के आएंगे, तो मतलब एक तरह का उनका लागत जो है तो डबल हो जाएगा। उनकी लागत को ध्यान में रखते हुए हमने अपने संस्था में, जो हमारी विंध्या बी केयर संस्था है, उस पर हमने हनी प्रोसेसिंग यूनिट का। चलिए हमको दिखाइए थोड़ा सा इस प्रोसेस कैसे करते हैं आप, क्या तरीके हैं इसमें, मतलब क्या कहाँ से शुरुआत होती है, क्या कैसा? देखिए सबसे पहले जो है तो ये जो बाल्टियाँ हैं हमारी, अच्छा, इन बाल्टियों में हम शहद रखते हैं रॉ, जी ठीक है।
इन बाल्टियों से हम ट्रांसपोर्ट करके वहाँ से शहद ले आते हैं और रॉ हनी को हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा टैंक है जी ठीक है, इस टैंक में एक बाहर से लेयर है ये लगी हुई स्टील की, यहाँ से हम पानी डालते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ हीटर लगा हुआ है और हीटर से हम इसको 40 से 45 या अधिकतम 50 डिग्री तक हम इसे ले जाते हैं और उस टेम्परेचर पे इसे गर्म करते हैं। और गर्म करने के उपरांत यहाँ पर ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, और तो यहाँ पर हम शहद को डालते हैं। इसमें हमारा 1 क्विंटल शहद एक बार में आता है जी। और इसे हम डालने के बाद यहाँ से ये गेट वॉल खोलकर, ये देखिए यहाँ से इस गेट वॉल को खोलकर ये पहला हमारा फिल्टर है। पहला फिल्टर है जिसमें हमारे बड़े टाइप के जो कचड़े होते हैं, है ना, जो मोम होता है या जो भी उसमें कुछ बड़े कचड़े या कुछ भी अगर मक्खी वगैरह कुछ है तो वो सब यहाँ पे आके निकल जाती है। इसके बाद यहाँ से प्रोसेस चालू होता है। सबसे पहला तो यहाँ से मोटर अंदर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और मोटर के थ्रू ये हमारा यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारा ये मॉइस्चर रिड्यूसर होता है जिसकी मैंने अभी बात की थी। मेन काम प्रोसेसिंग यूनिट का हमारा ये मॉइस्चर रिड्यूसर टैंक ही कराता है कि मधुमक्खी जो हमारा शहद है वो शहद, कच्चा शहद में 45 से 50% तक का जो होता है मॉइस्चर रहता है। तो यहाँ से ये प्रोसेस होता है, इसमें शहद जाती है, शहद यहाँ से जाके इस नोजल के थ्रू यहाँ से फिर रिटर्न इसमें टैंक में आती है। ये सर्कुलर कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है 1 घंटे तक जब हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए हमने इक्विपमेंट अपने पास रखे हुए हैं। तो 2 इक्विपमेंट हैं। ये हमारा कहलाता है रेफ्रेक्टोमीटर, ये आप देख सकते हैं। जिसमें क्या होता है? इस रेफ्रेक्टोमीटर से हम मॉइस्चर को मापते हैं कि हमारे शहद में कितना % मॉइस्चर अभी है, और जब हम इसे प्रोसेसिंग करते हैं उस दौरान भी हम इसे कई बार चेक करते हैं कि अब हमारा मॉइस्चर कितने % हुआ है। जब हमारा मॉइस्चर 18 से 20% तक आ जाता है तो उस कंडीशन पे हम इसको प्रोसेसिंग को बंद कर देते हैं। इस प्रोसेस को बंद करने के बाद यहाँ से बंद कर दिए यहाँ से, और ये शहद यहाँ से फिर हम इसी के थ्रू निकाल कर, और ये हमारा फिल्टर अभी निकला हुआ है, ये आप दिखा सकते हैं। ये हमारा फिल्टर अभी हमने किया है, तो साफ़ सफाई करके फ़िल्टर को निकाल के अभी धुलाई करके रख दिया है। इस फिल्टर को ये यही लगता है कि कपड़े का फ़िल्टर होता है, काफ़ी मोटा फ़िल्टर होता है कि मतलब अगर इसमें हम डायरेक्ट पानी भी डालेंगे तो पानी इस पार से उस पार नहीं जाएगा, इतना मोटा कपड़े का ये फ़िल्टर होता है। तो सोचिए कि छोटा सा छोटा भी अगर कण कोई है तो वो गंदगी भी शहद से हमारे साफ़ हो जाती है। और इस फिल्टर के थ्रू, मोटर के थ्रू यहाँ से ये शहद ऑटोमेटिक हमारे इस स्टोरेज टैंक में फीड हो जाता है। ये हमारा 1000 kg का है ना, लीटर नहीं कह सकते, kg का ये हमारा शहद स्टोर टैंक है। और इसमें हम शहद को प्रिजर्व करते हैं, और फिर इसके बाद जब प्रिजर्व हो गया तो अब देखिए शहद गर्म रहती है। तो शहद जब गर्म है तो हम इस टेम्परेचर मशीन के थ्रू, इसके थ्रू हम इसका टेम्परेचर मापते रहते हैं। अगले 2 से 3 दिन तक हम इसे ठंडा होने के लिए शहद को इसमें छोड़ देते हैं, और जब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तब इसके बाद हम शहद को यहाँ से, ये हमारा जो टैंक का गेट वॉल है, इस गेट वॉल के थ्रू हम शहद की पैकेजिंग यहीं से बॉटलिंग करते हैं। इसके बाद पैकेजिंग का जो आगे का प्रोसेस है हम तो पैकेजिंग का भी काम आप करते हैं? जी, पैकेजिंग का भी काम हम करते हैं। यानी कि आप फिर मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं? जी, इसे मार्केट में भी देते हैं, अपने किसान भाइयों को भी हम देते हैं, और इसका हम बल्क क्वांटिटी में भी, लूज में, बल्क पे भी हम शहद उपलब्ध कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ पिपरी गांव के रहने वाले अरुण कुमार द्विवेदी जी और उनके CEO आदर्श द्विवेदी जी, जिन्होंने हमें मधुमक्खी पालन से जुड़ी वो सारी जानकारियाँ दी। अगर आपको भी मधुमक्खी पालन के बारे में जानना है या मधुमक्खी पालन करना है तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द सांची विंद के साथ। धन्यवाद।